प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस भर्ती की तैयारी का डे नंबर 13 है जब मैं आपसे जुड़ रहा हूं। और ये जो क्लास है ये क्लास नंबर 3 है। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद का जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, हो सकता था इस टॉपिक को मैं आपको 2-2.5 घंटे की क्लास में एक ही बार में करा देता, लेकिन वो आपके लिए एक बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता। इसीलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। और आज मेरा ये 13वां दिन है 100 दिन की तैयारी में। जो नए बच्चे यहाँ से जुड़े हैं, जिन्होंने पहली क्लासें नहीं देखी, इसी से अभी देखने लगे हैं, मैं आपको पहले 30 दिन जो है वो बेसिक तैयारी करा रहा हूँ। ज़्यादा चीज़ें याद नहीं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ कि ये पॉइंट आपके एग्जाम में बनेंगे। दूसरा जो फेस होगा वो 30 दिन का होगा, जिसके अंदर ये जो पॉइंट मैंने आपको कराए हैं उन्हें किसी तरह में याद कराने की, पॉइंटों को समझाने की, और यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन रिलेट करके बनेंगे वो सब सिखाऊंगा। और फाइनल टच देंगे हम जो 40 दिन का लास्ट फेस होगा उसमें। अभी फेस 1 चल रहा है। तो मेरे चैनल पर आप नए हैं, यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए। अभी ज़्यादा क्लासेज नहीं हुई हैं, एक बार उनको रिपीट कर करके देख लीजिए तो फिर आपकी तैयारी यहाँ से कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगी। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, ये टॉपिक का तीसरी क्लास में जैसे कि बता चुका हूँ वो है। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था जो बाह्य सुरक्षा है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। तीनों फोर्स और बेसिक डिटेल हमने पहली क्लास में कवर कर ली। इस क्लास में हम जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स हैं या हमारी एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या बनेंगे, वो सब हम इसके अंदर कवर करेंगे। और क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से आपकी कि आंतरिक सुरक्षा का ढांचा। मैंने पिछली दोनों क्लासों में बताया है कि आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर काम करती है। वहीं यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि केंद्रीय अर्धसैनिक जो बल हैं वो किस मंत्रालय के अधीन आते हैं, तो ये भी मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ, गृह मंत्रालय के अधीन। यहाँ जो क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये जो फोर्स मैंने अभी आपको बताई हैं, जैसे बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, या तो इनकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके, वो बनने वाले हैं प्यारे बच्चों इनके कार्यों से। कैसे? तो यहाँ पर देखिए, इसका मुख्य कार्य देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखना है। इसका अर्धसैनिक बलों का। और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भैया यूपीएसआई 2021 में सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्र में विशेष शक्तियां प्रदान करता है। इसी टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। कौन करता है? तो ये अस्फा एक्ट करता है। अब इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी तो नोट कर लीजिए क्या फुल फॉर्म होगी इसकी। फुल फॉर्म पूछी जाएगी कि जो अस्फा एक्ट है इसकी फुल फॉर्म, अस्फा की फुल फॉर्म बताइए। इसकी आ जाएगी आर्म्ड आर्म्ड फोर्स फोर्सेस आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल स्पेशल पावर्स एक्ट। कब आता है? 1958 ईस्वी में ये एक्ट आता है। काम क्या है इसका? मैंने बताया कि सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्र में शक्तियां, एक्स्ट्रा पावर प्रोवाइड कराता है कि वहां पर गोली चला सकते हैं, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। हालांकि ये बताया जाता है कि ये जो कानून है वो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, लेकिन वहां तक हम नहीं जाएंगे। जो पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं, मैं क्लास को ज्यादा लंबी खींचने की कोशिश नहीं करूंगा। बस एक पॉइंट यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो है अधिकतम अधिकतम जो है कितने दिनों के लिए लगाया जा सकता है? तो 6 महीनों के लिए। 6 महीनों के लिए लगाया जा सकता है। और 6 महीने बाद सरकार को इसे बढ़ाना पड़ता है। कहाँ लगता है? ये राज्य में लग सकता है और एक जगह पर लग सकता है। जगह कोई ऐसी जगह, पर्टिकुलर जिला हो सकता है राज्य का, जहां पर इसको लगाया जा सकता है। अभी कितने राज्यों में है? तो ये 5 राज्यों के अंदर एक्टिव है। राज्यों में एक्टिव कौन कौन से हैं? नहीं जानने कौन कौन से राज्यों के अंदर है? मैं आपको कॉमनली ऐसे बता देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। लद्दाख के अंदर है, मणिपुर के अंदर है, आसाम के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो इस तरह 5 राज्यों के अंदर ये एक्टिव है। एक पॉइंट यहाँ याद रखोगे आप, 2025 में जो है डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़ जो है, यहाँ से इसको हटाया गया है। हटाया गया। तो पूछे कि हाल ही में जो अस्पा एक्ट है वो किस जगह से हटाया गया है, तो डिब्रूगढ़ जिले से इसको हटा दिया गया। इतने पॉइंट बस यहाँ से याद रखने हैं। बाकी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय सशस्त्र बल जो है, पुलिस बल, इसके अंदर कितने बल शामिल हैं? तो इसके अंदर प्रमुख 7 बल शामिल हैं,
जिनके बारे में हम इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और ये देखिए क्वेश्चन यूपी जो एसआई है 2021 में पूछा है, कितने इसके अंदर हम शामिल करते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अंदर, तो 7 प्रमुख बल है। जैसे असम राइफल, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी हो जाएगा, एनएसजी हो जाएगा और सीआरपीएफ हो जाएगा। ये जो केंद्रीय सशस्त्र बल हैं, इनका काम क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है कि भैया ये बताइए, ये जो बीएसएफ है ये कौन सी बाउंड्री को सिक्योर करती है। ये जो हम अभी पढ़ रहे थे यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको पढ़ाए हैं 7 प्रमुख बल हैं, इसमें से कुछ का ये पूछा जाता है कि ये कौन सी सीमा को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे बीएसएफ किसको करती है, तो ये पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है और ये जो बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है इसको प्रोटेक्ट करती है। वहीं बात की जाए एसएसबी की, तो एसएसबी का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो नेपाल और भूटान की सीमा है उसको कौन सी फोर्स प्रोटेक्ट करती है, फिर एसएसबी आप मार्क करोगे। वहीं जो ये है आईटीबीपी, ये चीन वाले जो बॉर्डर एरिया है हमारा उसको प्रोटेक्ट करती है, अरुणाचल प्रदेश और जो आपका सिक्किम में लगता है उसको प्रोटेक्ट करती है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। और अभी आप आएंगे, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। असम राइफल जो है देखिए, ये म्यांमार वाला जो एरिया है इसको प्रोटेक्ट करती है। उम्मीद करूंगा कि मैप आपको पता होगा कि यहाँ पर नेपाल है, यहाँ भूटान है, ये जो सीमा है इधर की ये हमारी म्यांमार से टच होती है, और ये जो लद्दाख वाला रीजन है चाइना से टच होता है, और ये वाला जो रीजन है पाकिस्तान से टच होता है। ये हमारे जो सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है किसी देश के साथ, वो आपकी जो बांग्लादेश है उससे टच होती है। तो मैप आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बाकी यहाँ के लिए हमारा कौन सा फोर्स होती है, तो ये कोस्ट गार्ड होती है, ये मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, देखिए बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी की भूमिका। मैंने बताया कि क्वेश्चन आपके कार्यों से बनते हैं और कार्य ही इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 3 लाइन में लिखा है। पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन को अधिक सटीक मजबूत बनाना, सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन, प्रक्रिया में सुधार, आंतरिक सुरक्षा ढांचे को सशक्त बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आपने आंसर करना है बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी। तो ये सिंपल ऐसे पूछा गया था। हो सकता था इसमें बहुत सारी चीजें मैं ऐड कर लेता, ये कब बनी, कैसे बनी, कहाँ इसका हेडक्वार्टर, वो सब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जितना कंटेंट आपसे पूछा जाएगा उतना ही मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर। और देखिए कंटेंट बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, केवल मुझे आपको समझाना है ताकि आपका टाइम बचता रहे। ऐसा नहीं कि मैं सारी चीजें लिख लिख कर आपको समझाऊं, तो उसमें वीडियो की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। देखिए नेक्स्ट आपसे बीएसएफ। अब तो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है हमारी ये फोर्स, जहाँ से हमारे क्वेश्चन बनेंगे या बन चुके हैं या संभावना है, बस ये चीजें हैं। जैसे बीएसएफ, यदि आपने 12वीं पास कर रखी होगी तो आपको पता होगा, जो सीमा होती है उसको बॉर्डर बोलते हैं, सुरक्षा को सिक्योरिटी, और बल को फोर्स बोलते हैं। तो नॉर्मली जब फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछी जाएगी तो हेजिटेशन मत मानना, अपने दिमाग पे जोर डालना कि भैया इसे हिंदी में क्या कह सकते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या बन सकती है, निकालने की कोशिश करना। यहाँ से इसका गठन पूछा जाएगा आपसे कब हुआ, 1 दिसंबर 1965 को यूपीएसआई 2011 में पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महानिदेशक, महानिदेशक ये भाई ये नहीं है इसके महानिदेशक, महानिदेशक हैं इसके परवीन कुमार, परवीन कुमार। तो आप इनको नोट करेंगे, ये यहाँ पे गलत टाइप हुए हैं। तो परवीन कुमार वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं। मैंने बताया कि देखिए इसके कार्यों से क्वेश्चन बनते हैं, कार्य इंपोर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि भारत पाकिस्तान की सीमा की सुरक्षा, भारत बांग्लादेश की सीमा की सुरक्षा, और शांति के समय सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है, तब आंसर करना है बीएसएफ की। उम्मीद करूंगा कि ये जो मैप मैंने अभी दिखाया था आपको, यहाँ जो ये पाक वाला क्षेत्र है और बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, इन सब की सुरक्षा को कौन देखता है, तो इसको देखती है आपकी बीएसएफ। नेक्स्ट देखिए इसका आदर्श वाक्य। आदर्श वाक्य कुछ फोर्स हैं 3-4, उनके इंपॉर्टेंट है, इसका भी इंपॉर्टेंट है। जीवन पर्यंत कर्तव्य पूछा जा सकता है। वहीं इसके अंदर एक दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन है जो पहली बार पूर्ण रूप से महिला संचालित है, इसके अंदर गठित की गई है। काम क्या है, क्योंकि सीमा की निगरानी का काम करना है इसने, इसलिए ड्रोन के माध्यम से सीमा की निगरानी करने के लिए एक स्क्वाड्रन बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। तो ये पूछे किसकी है, तो फिर मार्क करना है बीएसएफ की है। नेक्स्ट पूछी गई है फोर्स आपसे सीआरपीएफ। सीआरपीएफ की फुल फॉर्म रट्टा मान लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगी। जो होमगार्ड वाले हैं उनसे पूछा जाएगा ये क्वेश्चन होमगार्ड के लिए लॉक करता हूँ, लॉक होमगार्ड वालों के लिए। तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछी जाएगी। इसका गठन कब किया गया था, 1939 ईस्वी में क्राउन पुलिस प्रतिनिधित्व, जो अंग्रेजी टाइम पीरियड था उस समय में किया गया था।
और किसके नाम से किया गया था, तो पुराना नाम कभी भी पूछे तो क्राउन पुलिस प्रतिनिधि के नाम से किया गया था। 1949 ईस्वी में इसका नाम बदला गया जब भारत आजाद हो चुका था, फिर किया गया इसको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका नाम कब बदला गया है, और इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। आदर्श वाक्य क्या है इसका, सेवा और निष्ठा एवं राष्ट्र प्रथम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपके लिए। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी इस क्लास के अंदर जो आपको नॉर्मली जब आप क्लास कंप्लीट करोगे तो याद हो जाएंगी। हो सकता है आदर्श वाक्य और इनकी फॉर्मेशन और इनके जो हेड वगैरह भी आपके याद ना रहे, वे रिवीजन में याद होंगे। तो लेकिन 70% जो आज की क्लास है, आज की क्लास में मैं बताऊं 70% चीजें जब आप समझ जाओगे, क्लास को अच्छे से देख लोगे, ध्यान से देखोगे, तो यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ जाता है सीआरपीएफ की हेडक्वार्टर। यदि आपसे पूछा जाए कि कहाँ है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, दिल्ली के अंदर है हेडक्वार्टर, ज्यादातर फोर्सों के दिल्ली के अंदर ही है, असम राइफल का बस वहां पर नहीं है। भारत का सबसे बड़ा, ये पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कौन सा है, फिर आपने मार्क करना है सीआरपीएफ। इसके मुख्य कार्यों में ये जरूरी है कि आपको ये लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसी में याद हो जाएंगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीआरपीएफ नाम आया है तो राज्य पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करती है, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाती है, और उसके साथ साथ भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की ड्यूटी करने का काम किसका है, सीआरपीएफ का है। सीआरपीएफ के अंदर ही एक कोबरा यूनिट काम करती है। कोबरा यूनिट की फुल फॉर्म आपसे वैसे नॉर्मली नहीं पूछी जाएगी, इसका पूरा नाम क्या है, लेकिन फिर भी एक बार कैजुअली देख लेते हैं। कमांडो बटालियंस फॉर रेजुलेट एक्शन इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन इसकी स्थापना यानी कि गठन से क्वेश्चन बना है। गठन कब किया गया है, तो गठन किया गया है 12 सितंबर 2008 को, और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस के री एग्जाम 2024 में पूछा गया है। वहीं दूसरा क्वेश्चन, गोरिल्ला युद्ध में निपुण कौन होते हैं, तो गोरिल्ला युद्ध में निपुण होती है कोबरा यूनिट। आदर्श वाक्य इसका आप स्किप कर सकते हो, ये आपसे नहीं पूछा जाना चाहिए। पूछा भी जाएगा तो देखिए ये नॉर्मली जो सीआरपीएफ है इसका आदर्श वाक्य पूछा जाएगा, कोबरा यूनिट का आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट एक यूनिट और इसके अंदर काम करती है, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स। ये भी पूछा गया है यूपीएसआई के एग्जाम में, इसकी फुल फॉर्म बनी है, तो यहीं पर रट्टा मार लीजिए। छोटी सी है, आराम से याद हो जाएगी यदि आप ध्यान से क्लास को देख रहे होंगे तो। गठन कब किया गया है इसका, तो 1992 ईस्वी में किया गया है। मुख्य कार्य, मैंने बताया कि कार्य आपको अच्छे से रट्टा मारने पड़ेंगे। दंगे, हिंसक भीड़, कानून व्यवस्था से जुड़ी गंभीर स्थिति को तेजी से संभालने के लिए कौन सा काम करता है, तो ये RAF करता है, रैपिड एक्शन फोर्स, जिसको हिंदी में द्रुत कार्य बल भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगी आपके लिए फोर्स CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, रट्टा मार लेना, जिन जिन की तो पूछी गई है वे तो आपसे दोबारा भी पूछी जा सकती है। गठन 10 मार्च 1969 ईस्वी में किया गया था। मुख्यालय मैंने बताया, ज्यादातर फोर्स आपको कहाँ मिलेंगी, दिल्ली के अंदर इनका हेडक्वार्टर है। आदर्श वाक्य संरक्षण और सुरक्षा, और इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एक औद्योगिक सुरक्षा बल जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल है। सरकारी कारखाने, सार्वजनिक उपकरण जैसे भेल गेल, ये बड़ी बड़ी हैं, मेट्रो वगैरह जो हैं, इनकी सुरक्षा, हवाई अड्डों की, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो बांध होते हैं, बांध लगे होते हैं, बिजली संयंत्र जो होते हैं, उन सब की जो सुरक्षा करती है वो कौन सी करती है, तो CISF करती है। CISF जो है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी मैंने 3 लाइन में लिखा है आपको समझाने के लिए, लेकिन सिंगल क्वेश्चन था ये। रक्षा उत्पादन इकाइयां, तेल क्षेत्र, मेट्रो, ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का संरक्षण कौन करती है, तब आपने आंसर करना था CISF करती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं सभी इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे से पॉइंट हैं, ज्यादा नहीं है कि भाई CISF के बारे में बहुत सारी चीजें आपको कराऊंगा, जो पूछे जा सकते हैं उतना ही कराऊंगा। नेक्स्ट आ जाएगी ITBP। ITBP जो है, देखिए इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स है, यही फुल फॉर्म है इसकी। फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है यूपीएसआई के एग्जाम में। गठन 1962 ईस्वी में हुआ था, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली के अंदर है। आदर्श वाक्य है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा, इसका आदर्श वाक्य है। ITBP का कार्य क्या है मैं बता चुका हूँ। देखिए काराकोरम दर्रा यानी कि लद्दाख से लेकर जो अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं वहां तक की जो सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी, उसको होल्ड करती है। यानी कि ये कहें कि भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी सुरक्षा करने का काम किसका है, ITBP का है।
अधिकतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात बल यदि आपसे पूछता है कौन सा होता है, फिर आप क्या करोगे, ITBP आंसर करोगे। इतने पॉइंट यहाँ से पूछे जाएंगे और उसके बाद पूछा जाएगा आपका भूटान से, यानी कि SSB। जो SSB है मैंने बताया अभी भूटान और उसके साथ साथ जो आपका नेपाल है, नेपाल, इन दोनों देशों की जो सीमा है इसकी प्रोटेक्शन का काम किसका है, तो ये SSB का है। इसका गठन 1963 में किया गया था। आदर्श वाक्य क्या है, सेवा सुरक्षा भाईचारा। नेपाल और भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करना किस अर्धसैनिक बल की जिम्मेदारी है, फिर आपने आंसर करना है ये आपकी SSB। नेक्स्ट आ जाएगी आपकी असम राइफल। असम राइफल से कौन कौन से पॉइंट आपने याद रखने हैं, तो यहाँ पर आपने याद रखना है इसका मुख्यालय, क्योंकि इसका मुख्यालय जो है दिल्ली ना होकर कहाँ पर है, शिलोंग मेघालय के अंदर है। आदर्श वाक्य क्या है, पहाड़ी लोगों के मित्र इसको कहा जाता है और भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक यदि बल पूछता है फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाएगा। फिर बताओगे कौन, असम राइफल है। देखिए असम राइफल जो है इसका गठन जैसे कि मैंने बताया बहुत पुराना है, सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से जो है इसका गठन किया गया था। 1917 में वर्तमान यानी कि असम राइफल इसका नाम पड़ा। ये दोनों पॉइंट SI वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बना है SI में कि भैया वर्तमान में नाम इसका कब किया गया, तो इस तरह से क्वेश्चन बन चुके हैं इससे। मुख्य कार्य क्या है, तो भारत म्यांमार अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करना, जो मैंने मैप के अकॉर्डिंग आपको शुरू में ही बताया था। नेक्स्ट आ जाएगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। NSG से क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा गठन कब हुआ। इसका गठन होता है 1986 ईस्वी में। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 ईस्वी में चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चला था, तो ये पंजाब के अंदर चला था। किस पे, जो हरमंदिर है यानी कि गोल्डन टेम्पल है, उसमें आतंकवादी छुपे हुए थे, उनको निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था पंजाब में। नारा इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये पूछा जा चुका है। सर्वत्र सर्वोत्तम और सुरक्षा, ये इसका नारा है, UPSI 2021 में पूछा है। और यदि आपसे पूछता है कि भैया ये बताइए कि भारत का एक संघीय आतंकवादी रोधी बल जो है वो कौन सा है, फिर आपने NSG मार्क करना है, ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जा सकता है, NSG के उद्देश्य। उद्देश्य का मतलब कि इसके कार्य क्या है, तो कार्य में यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए यूपी पुलिस में हुआ है, पूछा गया है, और UPSI 2021 में पूछा गया है। ऐसे ही यूपी पुलिस का जो एग्जाम 2024 का हुआ था ये पूछा गया है। आतंकवादी विरोधी और अपहरण विरोधी अभियान, बंधक बचाओ, जो हॉस्टेज होते हैं उनके रेस्क्यू करने के लिए कौन सा फोर्स जिम्मेदार है, फिर NSG है। वहीं पर विमान और हवाई अड्डों पर जो अपहरण होते हैं और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों के लिए जवाब के लिए कौन सी फोर्स जिम्मेदार है, फिर आप बताओगे NSG। दोनों पॉइंट पूछे गए हैं, रिपीट हो सकते हैं, जरूर रिपीट होते हैं, मैं बार बार बताता हूँ यूपी पुलिस में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। NSG देखिए ये क्या है, आपात स्थिति से निपटने के लिए कौन सी फोर्स होती है, NSG होती है। VVIP सुरक्षा कौन प्रदान करती है, विशिष्ट कमांडो ऑपरेशन कौन लागू करती है, तो NSG करती है। ये सभी पॉइंट जो हैं आपने यहाँ से याद रखने हैं। तो NSG का इतना डेटा जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काम का रहेगा। NSG के क्षेत्रीय हबों की बात की जाए तो क्षेत्रीय हब जो है NSG का एक ही याद रखना है, कहाँ कहाँ पर है 6 वो याद नहीं रखने हैं। अभी जो 7वां गठन हो रहा है वो अयोध्या यूपी में हो रहा है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका गठन कहाँ पर हो रहा है, यूपी के अयोध्या में हो रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल क्या है, दरअसल ये एक न्यायालय है, न्यायाधिकरण है जो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के रूप में काम करता है। इसका एक विशेष न्यायालय के रूप में जो गठन किया गया है वो 2009 में किया गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और ये न्यायालय क्या काम करता है, जो इसके सैनिक होते हैं, अर्धसैनिक बलों के ऑफिसर या सैनिक होते हैं, उनमें यदि कोई विवाद होता है तो उसको सुलझाने का काम करता है। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ भी है, और जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि कार्य इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको जरूर फोकस्ड कर लीजिए कि सशस्त्र बलों के भीतर सेवा संबंधी विवादों की सुनवाई कहाँ पर होगी, फिर सशस्त्र बल जो ये है आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल इसके अंदर होगी। गठन कब किया गया, मैंने बताया 2009 में किया गया है, और किस अधिनियम के तहत किया गया है, तो सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत किया गया है। बाकी कोर्ट मार्शल के निर्णयों के विरुद्ध अपील का सुनना, सजा और सेवा शर्तों से संबंधित मामले कौन सुनेगा, तो AFT सुनेगा, ये आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा। वही बात की जाए ये किसके अंडर कार्य करता है, तो किसके अधीन कार्य करता है,
तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो ये पॉइंट आपके यहाँ से बनेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ से भी कुछ और बनने वाला नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं आपकी आईबी, रो, सीबीआई और एनआईए, ये इंटेलिजेंस एजेंसी। इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे उनको देख लेते हैं, जो आपके एग्जाम में या तो बने हैं या बन सकते हैं। जैसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की फुल फॉर्म यदि आपसे पूछता है तब आपने मार्क करनी है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका गठन जो है रक्षा से संबंधित गंभीर अपराधों, मैंने बताया, बार बार बता रहा हूँ क्लास में, बार बार बता रहा हूँ कि इन चीजों पर फोकस रख दिए कि भैया सीबीआई का काम क्या है। उच्च पदों पर भ्रष्टाचार या धोखेधड़ी, ठगी, गबन या सामाजिक अपराधों के अन्वेषण हेतु कौन सी संस्था जिम्मेदार है, तब आपने आंसर करना है सीबीआई। दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 के तहत 1963 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। इंपोर्टेंट रहेगा गठन इसका। और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम कब आता है, 1946 में आता है, और इसी के तहत हमने सीबीआई का गठन किया है। भारत की प्रमुख जांच एजेंसी यदि आपसे पूछता है कौन सी है, फिर भी आपने मार्क करना है सीबीआई। संस्थापक कौन है इसके, डीपी कोहली। इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 2017 के एसआई के एग्जाम में पूछा जा चुका है। वर्तमान प्रमुख कौन है इसके, परवीन सूद जी हैं। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आदर्श वाक्य क्या है, उद्योग, निष्पक्षता और अखंडता इसका आदर्श वाक्य है। गठन मैंने बताया 1963 में गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया, जो कार्मिक मंत्रालय में हस्तांतरित कर दिया गया। तो अभी यदि आपसे ये पूछता है कि ये किसके अंडर काम करती है, कार्मिक मंत्रालय के अंडर काम करती है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन जो है ये कार्यरत है और प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती है। जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है उसके नियंत्रण में रहती है। इसीलिए तो कहा जाता है जो ईडी और सीआईडी जो है ये सब किसके अंडर में है, प्रधानमंत्री जी के अंडर में। सीबीआई देखिए, इसके लिए आपसे यदि सीबीआई अकादमी पूछता है कहाँ पर है, यूपी के अंदर गाजियाबाद में स्थित है। और भारत में इंटरपोल के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में कौन काम करती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बन चुका है, तब भी आपने मार्क करना है सीबीआई काम करती है। तो इतने पॉइंट यहाँ से बनेंगे। बाकी आपसे पूछा जाएगा, ये दो क्वेश्चन और बने हैं, एक तो लेटेस्ट ही है, देखिए 2025 का ही, कंप्यूटर ऑपरेटर का। इसमें क्या पूछा गया है कि ऑपरेशन हॉक सीबीआई ने 2025 में ऑनलाइन बाल शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया था। तो फिर भैया ये सीबीआई ने चलाया था। या ये पूछे कि सीबीआई ने किस ऑपरेशन को चलाया था, तो ऑपरेशन हॉक को चलाया था। वहीं 2021 में पूछा गया है कि यह समस्त भारत का अंतरराज्य विस्तार वाले गंभीर अपराधों की जांच के लिए उत्तरदायी है, तब कौन आंसर करोगे, तो सीबीआई। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी, आईबी जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी है। वर्तमान प्रमुख तपन कुमार डेका जी हैं। तो ये पॉइंट रहेगा इंपोर्टेंट, आपसे पूछे कि भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी कौन सी है, फिर आईबी आप बताओगे। आईबी के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, देश के भीतर जासूसी और उग्रवाद को रोकना, आतंकवाद से जुड़ी खुफिया जानकारी जुटाना और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों की अग्रिम चेतावनी देना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। और देखिए यहाँ क्वेश्चन में बार बार जो चीज बता रहा हूँ वो देखिए यहाँ पर आ रही है। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है आंतरिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामले जिनमें जासूसी, उग्रवाद, आतंकवाद शामिल है के लिए केंद्रीय खुफिया एजेंसी जिम्मेदार है, फिर आईबी बताओगे आप। उसके बाद आ जाएगा रो से इसका गठन याद रखना है 1968 में। और गठन किसने किया था, ये बहुत कहा जाता है, रामेश्वर नाथ के मार्गदर्शन पर जो है इसका गठन किया गया था। भारत के बाहर खुफिया जानकारी एकत्रित करना, जो आपने टाइगर मूवी देखी होगी उसके अंदर जो सलमान खान रहता है वो एक रो एजेंट रहता है। तो ये वही है। प्रमुख कौन है इसके, पराग जैन जी हैं। इसके बाद आ जाएगी एनआईए। एनआईए है जो इसका गठन यदि आपसे पूछता है, जो कि पूछा जा चुका है, 2008 में गठन किया गया था मुंबई हमलों के बाद। और मुंबई हमले मैंने बताए थे आपको पिछली क्लास में, 26/11/2008 को हुआ था। जो ताज होटल है 2008 को ताज होटल पर हुआ था। उसी के बाद जो है एनआईए, इसकी फुल फॉर्म यदि आपसे पूछी जाए, क्योंकि पूछी जा चुकी है, ये हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी फुल फॉर्म है, 2008 में इसका गठन किया गया, मुख्यालय इसका दिल्ली है। तो एक एजेंसी मैंने आपको ऐसी बताई है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है,
असम राइफल का शिलोंग है। बाकी सभी का मुख्यालय आपको एक ही लाइन में याद कर लेना है, कहाँ पर मिलेगा, तो दिल्ली के अंदर। वर्तमान प्रमुख कौन है, तो सदानंद वसंत जी इसके वर्तमान प्रमुख हैं। और कार्य क्या है इसका, तो आतंकी घटनाओं की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कौन काम करती है, तब आपने आंसर करना है NIA। यहाँ पर कुछ प्रमुख क्वेश्चन मैंने रखे हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो PYQB में आपको साथ साथ ही करा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर पूछा गया है CID, भारतीय अपराध जांच विभाग के जनक किसको कहा जाता है, ये राय बहादुर पंडित जी को कहा जाता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अभी मैंने पढ़ाया था ये अधिनियम कब आता है, तो 2008 में आता है। वहीं भारत में 5 केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। कौन कौन सी जगह हैं ये याद नहीं रखना, केवल डिजिट याद रखनी है। कहाँ है, तो भैया 5 हैं। और यूपी का कहाँ पर है, गाजियाबाद के अंदर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। उसके बाद आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। बस जो पॉइंट आपसे पूछे गए हैं वही मैंने यहाँ पर रखे हैं। जैसे भारत में अपराध रिपोर्ट और डाटा संग्रह का काम कौन करता है, तो ये करता है NCRB। दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय भंडार गृह के रूप में कौन कार्यरत है, तो ये भी आप आंसर करोगे NCRB। NCRB से और क्या क्वेश्चन पूछा गया है, तो यह भारत में अपराध के आंकड़ों को एकत्रित करने, संकलित करने और विश्लेषण करने के लिए प्रक्रिया में लगी हुई है। कौन सी है, तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। उसके साथ साथ इसके द्वारा प्रतिवर्ष भारत में कारागार सांख्यिकी प्रकाशित की जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जितने फैक्ट आपसे बने हैं वो तो आपके लिए इंपोर्टेंट होंगे ही होंगे। उसके बाद आ जाएगी आपके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एस, ये आ जाएगा आपका SPG। इसका गठन इंपोर्टेंट रहेगा। कब किया गया है, 1985 में। कार्य क्या है, भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रोवाइड करना, प्रधानमंत्री को जो है समीपवर्ती यानी क्लोज सुरक्षा कवच के रूप में सुरक्षा देने का काम कौन करती है, SPG करती है। तो कभी भी क्वेश्चन बने कि भैया जो SPG कमांडो है वो किस भारत के बड़े जो प्राधिकारी हैं उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं, तो फिर आपने मार्क करना है प्रधानमंत्री जी को। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है। कब किया गया है, 2020 26 जून को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लखनऊ के अंदर है। उद्देश्य क्या है, जो महत्वपूर्ण भवनों और अवसंरचनाएं हैं जैसे ताजमहल वगैरह हो गया, तो ऐसी कुछ अवसंरचनाएं हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश ने खुद ही एक UPSSF जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया है। और इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा चुकी है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आ जाएगा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है इससे क्या क्या पॉइंट आपके बन सकते हैं, जैसे राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकियों पर नजर रखना इसका प्रमुख कार्य है। IB और RO जैसी एजेंसियों के साथ सूचना साझा कौन करती है, तो एंटी टेरर स्क्वाड करती है, ATS। नकली नोट जो होते हैं, जो जाली करेंसी होती है भारत के अंदर आती है, उस पर निगरानी रखती है। संगठित अपराध का पर्दाफाश करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ATS जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश ATS की बात करें, क्योंकि अपने स्टेट ने भी जो है ATS का गठन कर रखा है। और ये दोनों बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक ये और एक ये। देखिए यूपी का जो कांस्टेबल का हुआ है उस एग्जाम में पूछे गए हैं। मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो लखनऊ के अंदर है। गठन कब किया गया है यूपी ATS का, तो 2007 में किया गया है। यह किसी विस्फोटक होने की सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते के रूप में भेजी जाती है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ATS है वो क्या काम करती है, वो कई बार ऐसा विस्फोट होने की सूचना यदि मिलती है तो वहां पर बम निरोधक दस्ते के रूप में भी भेजी जा सकती है। आगे आ जाएगा आपका NBDC राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र। तो इसकी फुल फॉर्म ये हो जाएगी नेशनल बॉम्ब डाटा सेंटर। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। कार्य क्या है, कार्य सभी के इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ, कार्यों से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। देश में बमबारी घटनाओं की निगरानी और विश्लेषण, विस्फोटक घटनाओं का रिकॉर्ड कौन रखता है, तो ये रखता है राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र। नेक्स्ट आ जाएगा आपका NDRF। NDRF जो है, देखिए इसका गठन किया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत।
इसका काम क्या है? इसका काम है भयंकर प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं उन आपदाओं से बचाने के लिए जनता को ये काम करती है। और मैं देखिए बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, इनके कार्यों से ही क्वेश्चन ज्यादातर बने हैं और यही आपको समझने हैं। जैसे भयंकर प्राकृतिक आपदाओं के दौरान त्वरित प्रक्रिया, विशेष निवारक प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना है। कौन कराती है? फिर आपने आंसर करना है, ये कराएगी एनडीआरएफ। और एनडीआरएफ जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके अंडर काम करती है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर काम करती है, जिसको 2006 में बनाया गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो मैंने अभी बताया आपको 2005 वाला, उसके तहत इसको बनाया गया था। प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। कुल मिलाकर इसके अंदर जो सदस्य होते हैं वो इसके अंदर सदस्य होते हैं 9, अधिकतम सदस्य 9 हो सकते हैं, एक अध्यक्ष और अधिकतम 9 सदस्य इसके अंदर हो सकते हैं। कार्य अभी मैं बता भी चुका हूं आपको, आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां। अब देखिए यहाँ पर मैंने पढ़ाया आपको ये एनडीआरएफ। एनडीआरएफ जो है ये आपदाओं के दौरान त्वरित प्रक्रिया, लेकिन ये जो है ये प्राधिकरण है, यानी एक कमेटी के रूप में काम कर रहा है। तो इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा आपदा प्रबंधन हेतु नीतियां, दिशा निर्देश तैयार करना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देना, इसका काम होगा ये प्राधिकरण जो है। इसके अंदर चलो इसको तो हम स्किप करते हैं, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसी के अंदर आ जाएगी आपकी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। अब देखिए जहां जहां संस्थानों का नाम आता है ना, तो वहां वहां आप एक चीज दिमाग में आपने यहीं पर रट्टा मार लिया। जैसा आप स्कूल जाते हो शिक्षा प्रोवाइड कराता है, कॉलेज जाते हो शिक्षा प्रोवाइड कराता है, लेकिन संस्थान जो है वो आपको स्किल डेवलप कराता है, यानी कि एक आपको काम सिखाता है। तो बस इसका काम यही है कि ये काम सिखाने का काम करेगी। मुख्य कार्य क्या है? मानव संसाधन विकास और क्षमता का निर्माण करना, यानी कि एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की नीतियों के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना। तो काम को सिखाने का काम कौन करेगी? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। आपदा न्यूनीकरण के लिए अनुसंधान करना, बस इसका ये काम है। उसके बाद यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए एक प्लान भी आता है। ये प्लान पूछे वन लाइनर करके कहीं भी दिमाग में बैठा लो कि 2016 में ये प्लान आया है। और देखिए 2016 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको जारी किया गया था। भारत की पहली राष्ट्रीय आपदा योजना जो टेंडाई फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार की गई है वो कौन सी है? तो एनडीएमपी है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है राज्य के अंदर, अब देखिए जैसे देश के अंदर है उसी तरह अलग अलग राज्यों के अंदर भी आपदाएं आती हैं, तो वहां पर अलग अलग राज्यों ने भी गठन कर रखा है। तो राज्यों के लिए नेतृत्व संबंध में कौन करेगा? तो ये करेगा मुख्यमंत्री जी। देश के संबंध में कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी। तो यूपी की बात करें, यूपी एस, एस का मतलब हो जाएगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का गठन 2011 में किया गया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सेम संरचना ऐसी रहेगी जैसे नेशनल वाले की है, यानी कि एक तो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष, और यहाँ पर अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री जी होंगे, और उसके साथ साथ 9 सदस्य और भी होंगे इनके। वही जिले स्तर पर भी है, क्योंकि देखिए देश के अंदर है फिर राज्य के अंदर है, तो जिले स्तर पर जो जिले के अंदर यदि कोई आपदा आती है तो वहां पर जिला अधिकारी इसका हेड होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो इसके हेड होंगे। और यहाँ पर सदस्य संख्या घट जाती है, कुल सदस्य संख्या 7 हो सकती है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का क्रियान्वयन करने के लिए कौन जिम्मेदार है? फिर आ जाएगी डीडीएमए। नेक्स्ट आ जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र। राष्ट्रीय विज्ञान सूचना केंद्र जो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मुख्य कार्य क्या है? ई गवर्नेंस सेवाएं और आईटी अवसंरचना, डाटा सेंटर और सरकारी नेटवर्क का संचालन करना इसका मुख्य कार्य है। और ये भी पूछा जा चुका है, सेम ये कार्य जो है पूछा गया है किसका कार्य है, फिर आपने मार्क करना था एनआईसी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बने हैं। तो थोड़ी सी और ये क्लास रह गई है, इसके बाद कुछ नहीं है। ये लास्ट आपका क्वेश्चन है जो मैंने पिछली क्लास में आपको कराया था, और इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में करोगे। जो जो बच्चा नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा, मुझे पता लगेगा कि ये बच्चा क्लास में एंड तक गया है और ये बहुत एक्टिव है, और उसके लिए मैं जो अपने नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, और स्पेशल उस पर ध्यान रखा जाएगा, उसे अपने ग्रुप में भी ऐड करूंगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पहले जान लो कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो मेरे टेलीग्राम पर एक बच्चे का मुझे मैसेज भी आया था व्हाट्सएप पे। तो प्यारे बच्चों, अभी जैसे ही ये क्लास अपलोड होगी आप तक पहुंचेगी, उसके बाद मैं आपको 2 पीडीएफ, यानी कि क्लास के तीनों क्लास के अलग अलग आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, और उसके साथ साथ एक कंबाइंड पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको हेल्प करेगा कि आप बहुत कम पेजों में
सारा जितना भी डेटा इसके अंदर है वो भी रीड कर सको या प्रिंट आउट निकलवा सको।